रेवेन्यू आगम। संस्था किसी भी प्रकार से जो आय अर्जित करती है उसे आगम कहते हैं। संस्था किसी भी प्रकार से जो आय अर्जित करती है उसे हम आगम कहते हैं। जैसे माल विक्रय, कमीशन प्राप्त करना, किराया प्राप्त करना, स्थायी संपत्ति, विक्रय करके लाभ कमाना। संस्था किसी भी प्रकार से जो आय अर्जित करती है, इनकम कमाती है, उसी को हम आगम कहते हैं। अगला लिखिए व्यय, एक्सपेंस। आगम कमाने के उद्देश्य से जो खर्च किया जाता है उसे व्यय कहते हैं। व्यय का संबंध व्यापार की दिन प्रतिदिन की चर्या से उत्पादन, वितरण, विज्ञापन तथा व्यापार के संचालन से है। जैसे वेतन भुगतान, किराया, ब्याज आदि। देखिए 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, दोनों को एक बार आप क्लियर करें। आगम किसे कहते हैं? व्यापार में आप किसी भी प्रकार से जो आय अर्जित करते हैं, इनकम कमाते हैं, आय अर्जित करते हैं, उसे हम आगम कहते हैं। आगम का संबंध माल विक्रय से भी हो सकता है, कमीशन प्राप्ति भी हो सकता है, किराया प्राप्ति भी हो सकता है, या किसी स्थायी संपत्ति को विक्रय करने से होने वाला लाभ भी हो सकता है। अगर हम व्यय की बात करें, एक्सपेंसेस, तो व्यय का मतलब
आगम कमाने के पर्पज से, रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज से जो पैसा हमें खर्च करना होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यय। कहते हैं ना, हम पैसा कमाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पैसा कमाने के लिए आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वही व्यय है। व्यय का संबंध किससे है? व्यापार की दिन प्रतिदिन की चर्या से, प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या यूं कहूं व्यापार के संचालन से। व्यापार के संचालन से। अब व्यापार के संचालन में जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो सब खर्चे इसका भाग है। अगला लिखिए। अगला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। संचालन से आगम। इसका मतलब होता है मुख्य व्यापारिक क्रिया से जो आय अर्जित की जाती है। मुख्य व्यापारिक क्रिया से जो आय अर्जित की जाती है उसे क्या कहेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए मेरा मेन काम टीचिंग है, अब टीचिंग करके मैं जो भी पैसे कमा रहा हूं इसे कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका स्टेशनरी का काम है, तो स्टेशनरी का सामान बेच के आप जो पैसे कमा रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का संबंध आपके व्यापार की मुख्य क्रिया से है। अब आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई अदर पैसा कमा रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? अदर रेवेन्यू या अदर इनकम। फर्क समझ में आता है? फर्क समझ में आता है? अगला लिखिए। खर्च जिसे हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। खर्च, एक्सपेंडिचर, किसी भी प्रकार का खर्च जो व्यापारिक तथा अन्य उद्देश्यों से व्यापार हेतु किया जाए। किसी भी प्रकार का खर्च जो व्यापारिक तथा अन्य उद्देश्यों से व्यापार हेतु किया जाए। तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा, चाहे वो मेन बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई अदर खर्चा हो, संबंध यदि उसका व्यापार से है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। किसी भी प्रकार का खर्च जो व्यापारिक उद्देश्यों से किया जाए क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। देखिए, कुछ कंफ्यूजन रहता है खर्च में और व्यय में, है ना। लोग समझ नहीं पाते कि खर्च का मतलब क्या है और व्यय का मतलब क्या है। भाई, इसको हमने बोला एक्सपेंडिचर और इसको हम बोलते हैं सिर्फ एक्सपेंस। ये एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंस है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? जो भी हम एक्सपेंस के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं इनका संबंध किसी एक वर्ष से होता है। किसी एक लेखा वर्ष से यदि हम किसी खर्चे को संबंधित करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? व्यय। इनका संबंध व्यापार की क्रियाओं से है, डे टू डे एक्टिविटी से है, प्रोडक्शन से है, मार्केटिंग से है। लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा शब्द है ये, जिसमें दो प्रकार के खर्चों को शामिल करते हैं। एक खर्चा वो जो छोटी अवधि के लिए और एक खर्चा वो जो लंबी अवधि के लिए। कहना क्या चाहता हूं बताइए?
फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर परचेस करना, पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? और सैलरी का पेमेंट करना खर्चा होगा या नहीं होगा? दोनों में आपके पास से पैसे खर्च होंगे। चाहे आप फर्नीचर खरीदो, चाहे आप सैलरी का पेमेंट करो, पैसा तो खर्च होगा ना। लेकिन आप दोनों के नेचर में अंतर देखो। अगर हम फर्नीचर खरीदने पर पैसा खर्च करते हैं तो इसका लाभ लंबी अवधि तक है। बोलिए हाँ या ना। फर्नीचर खरीदने पर आप जो भी पैसा खर्च करोगे उसका फायदा सिर्फ 1 साल या कई सालों तक, कई सालों तक। लेकिन अगर मैं वेतन का भुगतान करता हूं तो इसका फायदा कई सालों तक या 1 महीने तक। अब होने में दोनों में पैसा खर्च हुआ, लेकिन एक का संबंध लंबी अवधि से है और एक का संबंध छोटी अवधि से है। अब मैं अगर प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इसे तो मैं बोलूंगा खर्चा। क्या बोलूंगा? खर्चा। जबकि इसे मैं नाम दूंगा एक संपत्ति, असेट। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऊपर वाले पॉइंटों के साथ कनेक्ट करूं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सपेंडिचर। इसमें से सिर्फ सैलरी का खर्चा क्या है? वह है। और दोनों को मिला लिया जाए तो क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर एक बड़ा शब्द है जो छोटी अवधि और लंबी अवधि दोनों प्रकार के खर्चों को शामिल करता है। जबकि व्यय के अंतर्गत हम केवल उन खर्चों को शामिल करते हैं जिनका संबंध किसी एक अकाउंटिंग ईयर, किसी एक लेखा वर्ष से हो। आप यूं भी कह सकते हैं कि प्रति वर्ष लाभ हानि की गणना में जिनको हम शामिल करें वो व्यय हैं। और ऐसे खर्च जिनका लाभ, जिनका फायदा हमें लंबी अवधि तक मिले, जिसे हम लंबी अवधि के लाभ हानि की गणना में शामिल करें, वो एक्सपेंडिचर है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में पैसा खर्च हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक का फायदा छोटी अवधि तक है, जिसे हम एक लेखा वर्ष में या एक अकाउंटिंग ईयर में एज ए खर्चा कंसीडर कर लेते हैं। जबकि दूसरे का फायदा लंबी अवधि तक है तो हम उसका लेखा लंबी अवधि तक करते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि हम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं। एक्सपेंडिचर किसका, एक्सपेंसेस किसका पार्ट हुआ? एक्सपेंडिचर का। बात समझ में आती है? अब ये जितने भी एक्सपेंडिचर हैं ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हैं ये कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? 2। एक को बोला जाएगा पूंजीगत खर्च और दूसरे को बोलेंगे आयगत खर्च। पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर और आयगत खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? 2। पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च। लिखें इसे। कोई कंफ्यूजन? बता दूं? चलिए, पूंजीगत खर्च किसे कहते हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखिए इसके बारे में। पहला पॉइंट, ऐसा खर्च जो लंबी अवधि एक वर्ष से अधिक से संबंधित हो। अर्थात जिसका लाभ एक लेखा वर्ष से अधिक वर्षों तक
प्राप्त हो। ऐसे खर्च का संबंध स्थायी संपत्ति खरीदने बनाने या पहली बार उपयोग करने तक से है। ऐसे खर्च से स्थायी संपत्ति की लाभदायकता बढ़ जाती है। ऐसे खर्च प्रकृति में नॉन रिकरिंग होते हैं। इन खर्चों का लेखा संबंधित स्थायी संपत्ति के नाम से किया जाता है तथा इन्हें चिट्ठा बैलेंस शीट में लिखते हैं। हाँ जी, किसी भी खर्च को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहते हैं? जब उसमें ये बातें, ये कैरेक्टर दिखाई दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसा खर्च जो लंबी अवधि से मेरा मतलब एक लेखा वर्ष से अधिक अवधि। तो ऐसा कोई खर्च जिसका संबंध एक लेखा वर्ष से अधिक अवधि से हो, या यूं भी कह सकते हैं ऐसे खर्च जिनका लाभ एक लेखा वर्ष से अधिक वर्षों तक प्राप्त हो, जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो। ऐसे खर्चों का संबंध किसके साथ होता है? स्थायी संपत्ति। अर्थात किसी भी स्थायी संपत्ति को खरीदने, बनाने या पहली बार उपयोग करने तक जो भी खर्चे आप करें, कौन से खर्चे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या यूं कह सकता हूं कि स्थायी संपत्ति पर किया गया खर्च जिससे स्थायी संपत्ति की लाभदायकता बढ़ जाए। लाभदायकता को इंग्लिश में प्रॉफिटेबिलिटी कहेंगे, लाभदायकता बढ़ जाए। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे खर्च जो बाय नेचर कैसे हैं? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जिनकी आवृत्ति ना हो, जो बार बार नहीं आते हो। एक खर्चा रिपीटेटिव नेचर का बार बार चलता रहता है, और एक खर्चा जो लंबी अवधि में किया जाता है। चलिए डिफरेंस करते हैं। एक गाड़ी खरीदना और एक पेट्रोल डलवाना, दोनों में डिफरेंस करके देखो। गाड़ी खरीदने का काम
गाड़ी खरीदने का काम हर 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में या सालों में एक बार, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का काम, तो पेट्रोल का खर्चा कैसा है? रिकरिंग है, बार बार होने वाला। लेकिन गाड़ी खरीदने का खर्चा कैसा है? नॉन रिकरिंग है, लंबी लंबी अवधि में होने वाला खर्चा। तो ऐसे सभी खर्चे जो नॉन रिकरिंग नेचर के हों किसके अंतर्गत आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी उस पर बात करेंगे, उसको अस्थगित आयगत खर्च कहते हैं, थोड़ा सा अलग है वो इनसे। पहले मेन कैटेगरी पढ़ा दूं फिर उस पर आऊंगा। तीसरा पॉइंट है, इन खर्चों का लेखा या इस खर्चे का लेखा संबंधित स्थायी संपत्ति के नाम से किया जाता है। मतलब आप ये खर्चा जिस संपत्ति के संबंध में करेंगे, अकाउंटिंग भी आप उसी के नाम से करेंगे। मान लो आपने खर्चा बिल्डिंग बनाने पर किया तो अकाउंटिंग किस नाम से होगी? बिल्डिंग। अगर आपने खर्चा मशीन खरीदने पर किया तो अकाउंटिंग किस नाम से होगी? मशीन। अगर आपने ये खर्चा लैंड के संबंध में किया तो अकाउंटिंग किस नाम से होगी? लैंड। खर्चा जिस संपत्ति के संबंध में किया जाए अकाउंटिंग भी उसके नाम से होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? एक सवाल लिखें। लिखिए, मशीन क्रय करने पर, मशीन क्रय करने पर ₹5,00,000 मशीन क्रय करने हेतु ₹50,000 मशीन स्थापन हेतु 20,000 मशीन कारखाने तक लाने हेतु खर्च किए गए, मशीन की लागत क्या होगी? देखिए, मशीन क्रय करने पर, मशीन क्रय से संबंध में कितने पैसे खर्च किए? 5 लाख। 50,000 रुपये मशीन को लगाने का खर्चा है और 20,000 रुपये मशीन को कारखाने तक लाने का खर्चा है। आपको बताना है कि मशीन की कुल लागत क्या होगी। मतलब आपको ये मशीन कितने की पड़ी? मैं एक जर्नल वे में बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अकाउंटिंग के वे में बात नहीं कर रहा हूं। आप जो सामान्य जिंदगी में करते हैं मैं उसी वे में बात कर रहा हूं। आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, उसको लगाने का खर्चा आया 50,000 रुपये और उसको लाने का खर्चा आया 20,000 रुपये। अगर आपसे कोई पूछे कि मशीन कितने की पड़ गई तो क्या जवाब दोगे? केवल 5 लाख, केवल 5,50,000 रुपये, 5,70,000 रुपये, या इनमें से कोई नहीं? इस मशीन को चालू करने तक आपने टोटल कितने पैसे खर्च कर दिए? 5,70,000 रुपये। तो यही 5,70,000 रुपये क्या बनेगा? मशीन की लागत। अब एक अकाउंटेंट अगर इस कंडीशन में मशीन की अकाउंटिंग करेगा तो मशीन की अकाउंटिंग वो कितने अमाउंट से करेगा? 5,70,000 से। ठीक है, अकाउंटिंग किस नाम से करेगा? 5,70,000 से। तो इस स्थिति में मशीन को खरीदने पर किया गया खर्च, उसकी स्थापना पर किया गया खर्च और उसको लाने पर किया गया खर्च, ये सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत खर्च एक ऐसा खर्च जो किसी भी स्थायी संपत्ति की लागत का भाग बनता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई भी ऐसा खर्च जो स्थायी संपत्ति की लागत का भाग बनता है। आप जब भी किसी स्थायी संपत्ति की अकाउंटिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे कि वो संपत्ति आपको कितने में पड़ी। अब उस कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास संपत्ति पर किए गए कौन से खर्चों का रिकॉर्ड होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो?
लिखिए एक और सवाल। भवन निर्माण के संबंध में, भवन निर्माण के संबंध में निर्माण के संबंध में निम्न खर्च किए गए। भवन निर्माण के संबंध में निम्न खर्च किए गए। सीमेंट खरीदने का खर्च 5 लाख रुपए। ठेकेदार को भुगतान 5 लाख रुपए। जमीन खरीदने का खर्च 20 लाख रुपए। भवन निर्माण की कुल लागत बताएं। आपने एक घर बनाया है, उसके लिए सीमेंट खरीदी है 5 लाख रुपए की। कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को भवन बनाने के लिए भुगतान किया है 5 लाख रुपए का, और लैंड खरीदने पर आपने खर्च किए 20 लाख रुपए। आपको बताना है कि ये भवन, ये घर बनाने में आपके कितने पैसे खर्च हो गए, इसकी लागत क्या होगी। ठीक है, कितना? जमीन पे जो पैसे लगाए वो खर्चा नहीं है। जमीन खरीदने पर आपने जो पैसा खर्च किया, क्या वो खर्चा नहीं है? अच्छा चलो यूं मान लो कि वो बिल्डिंग आप किसी को बेच रहे हो, तो जिसे बेचोगे उससे 10 लाख ही लोगे या जमीन का पैसा भी लोगे? अगर जमीन का पैसा नहीं लो तो मकान बना के मुझे बेच देना, मैं ले लूंगा। ठीक है, किसी भी भवन को निर्माण करने में हमने कौन कौन से पैसे खर्च कर दिए? सीमेंट का खर्चा, ठेकेदार की ठेकेदारी, और जमीन खरीदने का खर्चा। तो टोटल आपकी जेब से इस मकान के लिए कितने पैसे लग गए? 30 लाख रुपए। तो जब आप बिल्डिंग की अकाउंटिंग करेंगे तो वो अकाउंटिंग कितने अमाउंट से करेंगे? 30 लाख से। बात समझ में आती है? तो इन सभी खर्चों को हमने भवन की लागत का भाग माना। बोलिए हाँ या ना। ऐसे सभी खर्च जो स्थायी संपत्ति की लागतों का भाग बने, मैंने इनको क्या बोला? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अकाउंटिंग करते वक्त अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया सीमेंट खरीदने पर जो खर्च किया वो आयगत खर्च है कि पूंजीगत खर्च है, जवाब पूंजीगत खर्च है। आपसे पूछा जाए ठेकेदार को ठेकेदारी के संबंध में जो भुगतान किया गया आयगत खर्च है कि पूंजीगत खर्च है, तो जवाब पूंजीगत खर्च है। जमीन खरीदने पर आपने पैसे लगा दिए, कौन सा खर्च है? पूंजीगत खर्च है। अब एक मुद्दे की बात याद रखें, इसको रटने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, समझने के लिए सिर्फ एक बात है। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चों को कहते हैं? जो खर्चे किसी भी संपत्ति की लागत का भाग बनते हैं। आप किसी भी असेट की जब अकाउंटिंग करते हैं, किसी भी फिक्स असेट की जब अकाउंटिंग करते हैं, तो आप ये तय करते हैं कि उसका मूल्य कितना रखा जाए, उसकी लागत कितनी बताई जाए, उसका रिकॉर्ड किस वैल्यू से मेंटेन किया जाए। तो जो भी खर्चा आप लागत में शामिल करने वाले हैं, उन सभी को आप क्या कह सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? लिखिए एक और सवाल। लिखिए, कंप्यूटर खरीदा